नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में। दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपकी ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम में, और जो आपकी मेंस रिटर्न की जो एग्जाम होती है उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अशोक के अभिलेख ही हमें अशोक के बारे में समझने में मदद करते हैं। तो अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखवाए गए हैं उन सभी को हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में समझने का कम है और याद करने का ज्यादा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, याद करने का पोर्शन ज्यादा है, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को खुला रखिएगा क्योंकि आज आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है शिलालेख, मतलब पत्थरों पर लिखे गए। दूसरा है स्तंभ लेख, मतलब ऐसा स्तंभ बनाकर लिख दिया गया। और तीसरा है गुफा लेख, मतलब कि कोई गुफा बनाई गई और उस गुफा में वो अभिलेख लिखा हुआ है या गुफा के बाहर वो अभिलेख लिखा हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों को हम तीन भागों में बांटकर देखते हैं। अशोक के अभिलेख जो हैं ये पूरे देश भर में फैले हुए हैं और विभिन्न इलाकों से हमें ये प्राप्त होते हैं। अभी तक लगभग 40 जगहों से हमें अशोक के ये अभिलेख मिल चुके हैं जो हमें दो तरह की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पहला कि अशोक का जो राज है वो कितने बड़े क्षेत्र में फैला था, और दूसरा कि उसका जो धर्म एवं प्रशासन क्या था उसके विषय में ये हमें समझा देते हैं। इन अभिलेखों की सहायता से एक इतिहासकार हुए हैं डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर, ठीक है। तो डी आर भंडारकर महोदय ने पूरे इतिहास को ही लिख दिया। किसकी सहायता से? केवल और केवल अभिलेखों की सहायता से। तो ये अभिलेख हमें इतना सब कुछ जानने में मदद करते हैं। ठीक है, पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय है वो जाता है आपके जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ा था और ये पढ़ा था 1837 में, जिसमें कि वो अशोक को पहचान नहीं पाए और अशोक के द्वारा जो देवानंपीय लिखा हुआ था उसे वो समझे कि ये तिस मतलब कि लंका के शासक ने लिखा होगा, ऐसा वो मान बैठे। लेकिन बाद के समय जब 1915 में सिंहली अनुसूचियों से और मास्की अभिलेख को जब पढ़ लिया गया तब अशोक का जो नाम है वो उनको मिल गया और हम समझ गए कि ये अभिलेख किसने लिखवाया। तो ये लिखवाया था अशोक है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमको जानने को मिला किससे? अभिलेखों के माध्यम से। तो अभिलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभिलेखों में हम बात करेंगे इन तीनों में। तो सबसे पहले आता है दीर्घ शिलालेख, मतलब दीर्घ मतलब बहुत बड़े रूप में इनको लिखा गया जिनमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो अशोक के 14 जो ये दीर्घ अभिलेख हैं ये हमको 14 शिलालेख हैं जो हमें 8 जगहों से मिलते हैं। यहाँ एक चीज और आप देख लीजिए कि मेजर रॉक है वो यहाँ पर है, इसके बाद पिल्लर अभिलेख है और माइनर मतलब कि छोटे जो लघु शिलालेख हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। तीन तरह के हैं और यहाँ पर आपको टेरिटोरियल लिमिट्स मिलेगी, मतलब कि कितने बड़े इलाके में इसका राज फैला हुआ था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो इलाका है वो हमको मिलता है धौली। ठीक है, धौली जो है ये हमारे उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, धौली कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और इसकी खोज जो है या इसका पता जो है वो पहली बार 1837 में, ठीक है, 1837 में। और ये किसने लगाया था? तो ये लगाया था कीटो महोदय। ठीक है, हाँ, कीटो महोदय ने इसकी खोज की थी। किसकी? धौली अभिलेख की। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वो है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी का जो है ना ये आपका पेशावर यानी कि आज जो है पंजाब में स्थित है और इसकी जो खोज है ये 1836 में हुई थी। ठीक है, 1836 में इसकी खोज हुई थी और इसकी खोज जो है वो कोर्ट ने की थी। कोर्ट है ना, कोर्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसमें 12 अतिरिक्त 12वां जो अभिलेख है उसके अतिरिक्त बाकी सारे अभिलेख वगैरह इसमें लिखे हुए हैं। और 1889 में सर हेराल्ड डीन ने भी इसका कुछ पता लगाया था। ये सारी बात हमको पता चलती है। इसके बाद है मानसेहरा, ये पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। इसके बाद है कालसी। कालसी जो है ये वर्तमान के उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है
जौगढ़ ये भी उड़ीसा में है, ये धौली के निकट ही है, और जिसकी खोज जो है वो बाद के समय यानी कि 1850 में हुई थी, है ना, 1850 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी जो खोज है वो वाल्टर इलियट ने की थी, वाल्टर इलियट ने इसकी खोज की थी। सोपरा जो है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, और यहाँ पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण है। ठीक है, 14 जो शिलालेख है, मतलब यहाँ पर 14 बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके बाद है एरागुडी। एरागुडी जो है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, एरागुडी। ठीक है, और ये जो है 1929 में 1929 ईस्वी में इसको जो है पढ़ा गया था, और अनु घोष ने इसका पता किया था, अनु घोष इसका पता किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका एरागुडी। यहाँ पर ये एरागुडी हो गया, ये अमरावती हो गया, ये जौगढ़, यहाँ पर जौगढ़, ये धौली। ठीक है, ये सनाती। इसके बाद ये रहा सोपरा। ठीक है, ये गिरनार अभिलेख हो गया, ये मेरठ अभिलेख मेरठ में है, ये दिल्ली टोपरा, ये कलसी। इसके बाद लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी में भी मिलता है। इसके बाद ये रहा रामपुरवा। ये सभी अभिलेख, और वो है ना, यहाँ पे हमको स्तंभ लेख मिला है, यहाँ जो मिला है ना वो स्तंभ लेख मिला है। इसके बाद ये है लोरिया अजराज। ठीक है, एक लोरिया नंदनगढ़ भी है, ये बिहार में ही है, लोरिया नंदनगढ़ ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी हमको पिल्लर पर मिला है, और कौशाम्बी में हमको दोनों मिले हैं, मतलब माइनर भी मिला है और हमको मेजर भी मिला है, दोनों मिले हैं। ठीक है, मेरठ में हमको तीनों मिलते हैं। इसके बाद हमको कंधार में मिलता है, और शाहबाजगढ़ी, ये शाहबाजगढ़ी और मानसहरा, यहाँ पर है मानसहरा। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। और गिरनार जो है ये है कठियावाड़ के जूनागढ़ के पास में। तो इस मैप को एक बार और हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा कंधार, शाहबाजगढ़ी, ये यहाँ पर शाहबाजगढ़ी है, ये मानसहरा। ठीक है, मानसहरा, ये कलसी, दिल्ली का टोपरा, ये मेरठ में। बाकी आप निशान से समझ जाएंगे कि कौन सा क्या है और कहाँ क्या मिला है। गिरनार में जो है बृहद शिलालेख मिला है, सोपरा, सुबासनाती, अमरावती, जौगढ़, धौली, है ना, और एरागुड़ी, लोरिया अजराज, लोरिया नंदनगढ़, लुम्बिनी, रामपुरवा और कौशाम्बी। ये मुख्य वो जगह हैं जहाँ से हमको अशोक के अभिलेख हासिल होते हैं। अब इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, इस बात को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो यकीन मानिए कि अशोक के बारे में आप भी लगभग वो सारी बातें समझ जाएंगे जो मैंने पहले की वीडियोस में बताई हैं। अगर पहले की वीडियो समझ में ना आए हो तो ये वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, तो जो प्रथम बृहद शिलालेख है, इसमें अशोक कहता है कि हम अब पशु हत्या नहीं करेंगे, और जो समारोह होते थे, बहुत बड़े बड़े जो आयोजन होते थे जिनमें बड़े पैमाने पर पशुओं को मारकर खाए जाने का विधान हमको मिलता था, उन सब पर अशोक जो है वो प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, तो इस बृहद शिलालेख में मुख्य तौर पर जो मार काट जैसी कोई बात होती है वो सब बंद कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला अभिलेख है दूसरा शिलालेख, इसमें हमको समाज कल्याण से संबंधित कार्य बताए गए हैं, और इसमें इसे धर्म के अंग जो है वो बताया गया है, धर्म के अंग बताया गया है। और इस अभिलेख में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा, मार्गों का निर्माण, मार्गों के किनारे कुएं को खोदना, वृक्षारोपण जो कुछ यहाँ उपलब्ध है वो भी, और जो यहाँ उपलब्ध नहीं है उन्हें बाहर से मंगाकर लगाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है इस अभिलेख से कि संपूर्ण साम्राज्य में देवानम प्रियदर्शी जो है, मतलब अशोक, ठीक है, यहाँ पे ये अशोक की उपाधि है, देवानम प्रियदर्शी अशोक जो है वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है। और यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि वो चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र की भूमि, और श्रीलंका और यूनानी राज्य जिसमें कि एंटीकोस राज करता है, और उसी पड़ोसी भूमि जो है वहां भी वो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहता है। मतलब आप ये समझिए कि दूसरा जो अभिलेख है उसमें वो कुल मिलाकर क्या कहने की कोशिश करता है कि मैंने जो है लोक कल्याण के लिए कार्य किए हैं, जिनमें चिकित्सालय बनवाए, रास्ते बनवाए, रास्तों के किनारे कुएं खुदवाए, वृक्षारोपण करवाए। ठीक है, और ये और औषधालय और औषधियों का लगाया जाना केवल मेरे यहाँ ही या मेरे राज्य में ही नहीं हुआ, बल्कि मैंने और समीपस्थ राज्यों में भी इसको करवाया है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा अभिलेख है, इस तीसरे अभिलेख में अशोक कहता है कि लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए मैंने युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों को 5 वर्षों में दौरे करने की बात कही है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अशोक जो है वो अपना धर्म प्रचार कैसे करता है।
तो अशोक जब अपना धर्म प्रचार करता है तो वहां पर एक आता भी कि अपने अधिकारियों को कहता है कि आप राज्यों में जाओ और जाकर के और लोगों को धर्म की शिक्षा दीजिए, ठीक है। तो अधिकारियों की को वो कहता है तीसरे अभिलेख में, ठीक है, याद रखना तीसरे अभिलेख में कहता है कि आप 5 वर्ष के का जो है दौरा करो, और इसमें वो कहता है कि ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आपको को क्या बरतनी है, उदारता बरतनी है, ठीक है, और इनके प्रति उदार रहना है, ये एक विशेष गुण बताया है। साथ ही ये भी कहा तीसरे अभिलेख में कि माता पिता का सम्मान करना है, सोच समझ कर धन का खर्च करना है, जिसको अल्प व्यय हमने पढ़ा था, है ना, अल्प व्यय, ठीक है, ये करनी बात कही है। और अल्प बचत, ये भी बात कही है, अल्प बचत जो है उसकी बात भी वो कहता है, ठीक है। तो ये तीसरा अभिलेख जो है इसमें ये महत्वपूर्ण बात कही गई। इसके बाद चौथा अभिलेख जो है इसमें कहता है कि इसमें हमने धम्म नीति से संबंधित जो अत्यंत महत्वपूर्ण विचार हैं वो व्यक्त किए हैं इसके अंदर। उसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर को दिखाया गया है, पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का भी दावा यहाँ पर अशोक करता है। इसके बाद जो पांचवा अभिलेख है उसके अनुसार अशोक के शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक एक जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति की गई, ये 5वें अभिलेख में लिखा गया है ना। और इसमें बताया गया कि वह अधिकारी लोगों को धम्म यानी धर्म में प्रवृत्त करता था, धर्म के बारे में ज्ञान देता था और जो धर्म के प्रति समर्पित हो जाते थे उनके कल्याण के लिए वो कार्य करता था। वो कहता है कि वह यूनानियों, कंबोज वासियों, गंधार क्षेत्र के लोगों, रिष्टिका के लोगों और पितनिकों के लोगों और पश्चिम के अन्य क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए भी वो काम करता है, जैसा कि हमने कल देखा भी था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो धम्म महामात्र है तो धम्म महामात्र के 2 काम होते थे, पहला धर्म का प्रचार करना और धर्म के लिए कार्य करना, और लोगों का जो भला हो सकता है उस भले के लिए भी काम करने का काम जो है वो धम्म महामात्र किया करता था। तो इसके बारे में जो बात कही गई है वो 5वें अभिलेख में कही गई है। चौथे अभिलेख में ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर की बात और पशु हत्या को रोकने की बात कही है। तो वही तीसरे अभिलेख में जो है लोगों ये कहा कि जो अधिकारी हैं वो 5 वर्षों के लिए लोगों के बीच जाएंगे और वहां पर जो धर्म है उसका प्रचार करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो छठा अभिलेख है उस छठे अभिलेख में अशोक कहता है कि धम्म महामात्र के लिए आदेश वो जारी करता है, और वो कहता है कि वह राजा के पास किसी भी समय सूचना ला सकता है, किसी भी समय धन के लिए आ सकता है और धर्म प्रचार के लिए जो भी संसाधन उसे चाहिए वो बेहिचक राजा से प्राप्त कर सकता है इस अभिलेख के माध्यम से। इस शिलालेख का एक और भाग है जिसमें वो कहता है कि सजग और सक्रिय प्रशासन और व्यवस्थित एवं सुचारू व्यापार जो है वो मेरे राज्य में चल रहा है, और ये होने का रीजन क्या है, तो वो है कि धम्म या धर्म की उन्नति का होना और लोग जो हैं वो बहुत शांति से मेरे राज्य में निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छठे अभिलेख में कहा गया है। सातवें अभिलेख में सभी संप्रदायों में सहिष्णुता की बात कही गई है। इस अभिलेख में कहा गया है कि अगर आप अपने धर्म को बढ़ाने की बात कहते हैं और दूसरे के धर्म की जो है आप निंदा करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कहाँ कही गई है, 7वें अभिलेख में कही गई है। 8वें अभिलेख में अशोक कहता है कि सम्राट जो है वो धर्म यात्राओं का आयोजन करता है और अब उसने आखेटन गतिविधियों को त्याग दिया है। मतलब आपने पहले पढ़ा था कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले बिहार यात्राएं करता था, ठीक है, वह मृगया खेला करता था, मृगया मतलब कि शिकार करना, ठीक है, जंगलों में जाना, पशु पक्षियों को मारना, बड़े बड़े भोज देना, ये सारी बात वो कहता है। लेकिन अशोक जो है अब इन सब कामों को त्याग कर और इनकी जगह वो क्या क्या उपयोग में लाता है, वो इनकी जगह धार्मिक यात्राओं का आयोजन करता है। इन धार्मिक यात्राओं में हमने देखा था कि वह जो है बौद्ध गया जाता है, ठीक है, वो अपने अभिषेक के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी ग्राम की यात्रा करता है, 10वें वर्ष बौद्ध गया था, लुम्बिनी गया था। इसके बाद जो कनक मुनि थे उन कनक मुनि का जो आश्रम है उसको स्तूप है उसे वो द्विगुणित करवाता है। नवम जो अभिलेख है उस अभिलेख में अशोक जो है अशोक जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित जो समारोह हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को भोजन दिया जाता है, बहुत व्यापक पैमाने पर पशुओं की हत्या की जाती है, उन सब की निंदा करता है और ऐसे समारोह पर रोक लगाने की बात भी वो करता है और कहता है कि हमें अब धर्म पर बल देना चाहिए। धर्म मतलब नैतिक विचार, है ना, इन पर हमको जोर देना चाहिए। 10वां अभिलेख है उसमें कहा गया है कि इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है।
ठीक है, और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर ही बल दिया गया है। जैसे बहुत से लोग जो है अपनी ख्याति और गौरव के लिए युद्ध की नीति का सहारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अशोक ये समझाने का प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से कीर्ति जो है वो मतलब कि युद्ध से प्राप्त कीर्ति जो है वो मृत्यु होती है, ठीक है, वो हमेशा स्थायी नहीं होती है। और जो कुछ भी बड़ी चीज होती है वो सिर्फ ये है कि धर्म को सुनना, धर्म का पालन करना, उपदेशों का पालन करना, ये सारा। और देवताओं का प्रिय राजा जो है वो केवल धम्म नीति या धम्म नीति पर चलकर ही यश और कीर्ति को पाना चाहता है, वो युद्ध नीति के माध्यम से इसको प्राप्त करना नहीं चाहता। वो ये भी कहता है कि देवता को प्रिय राजा जो है जो कुछ उद्योग करता है उसका मुख्य कारण है कि वह परलोक में शांति हासिल करे, प्रजा जो है वो पाप से मुक्त हो सके और स्वयं भी पाप से मुक्त होकर प्रजा का भला कर सके, ठीक है। इसलिए वो युद्ध नीति और ख्याति के युद्ध नीति या उससे प्राप्त ख्याति या गौरव की निंदा करके धर्म पर बल देने की बात कहता है। इसके बाद जो 11वां अभिलेख है इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इसमें बड़ों का आदर करना, पशु हत्या न करना, मित्रों की उदारता पर बल आदि दिया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि देवताओं का प्रिय राजा जो प्रियदर्शी है वो कहता है कि ऐसा कोई दान नहीं जैसा कि धम्म दान है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जैसा कि धम्म के साथ में मित्रता है, ठीक है। धम्म के साथ जो मित्रता है वो चीज स्थायी होने वाली है, ये बात वो कहता है। वो आगे कहता है कि ऐसा वो संबंध नहीं जो कि धम्म के साथ संबंध होता है, ठीक है। ऐसा कोई, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई दान नहीं जैसा कि धम्मदान है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जैसे कि धम्म के साथ मित्रता है, ऐसा कोई संबंध नहीं जैसा कि धम्म के साथ संबंध है, ठीक है। और धर्म यह है कि दासों सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ठीक है। जीवों की जो हत्या है वो नहीं हो है ना, हिंसा नहीं होना चाहिए। पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र आदि जो हैं उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन सभी के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से मनुष्य को इहलोक और परलोक में क्या मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, और परलोक के लिए वह क्या कमाता है, पुण्यों को कमाने का कार्य करता है। तो ये इतनी सारी बात जो है 11वें शिलालेख में अशोक हमसे कहता है। 12वें शिलालेख आता है। 12वें शिलालेख में वो पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता पर बल देता है ना। इससे ये बात हमको समझ में आती है कि राजा जो है वो विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट से चिंतित था और सौहार्दता का निवेदन वो उस समय कर रहा था। इस समय जो है वो कहता है कि देवानम प्रियदर्शी राजा सब संप्रदायों वालों का, चाहे वह त्यागी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, ठीक है, इन सब का विविध दान और पूजा से सत्कार करता है। परंतु देवताओं का प्रिय राजा इस दान और पूजा को इतना अच्छा नहीं समझता जितना इस बात को कि सब संप्रदायों में जो सार है वो एक है, ठीक है। मतलब वो ये कहने की कोशिश करता है कि जितना भी आप पूजा दान ध्यान इत्यादि करते हो वो सब तो ठीक है, लेकिन उस सब की बजाय ज्यादा उपयुक्त बात यह है कि सभी धर्म एक हैं और सभी धर्मों का जो सारत्व है वो एक है, ठीक है। और सार किस प्रकार से आएगा, तो सार आएगा वाणी के संयम से, ठीक है। मतलब कि ये कहा गया है कि सारत्व वृद्धि जो है वो कई प्रकार की है, जिनमें से वाणी जो है वो मूल कारण है, ठीक है। मतलब कि हम बिना किसी कारण के एक दूसरे के संप्रदाय की क्या न करें, निंदा न करें, हम एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, ठीक है, सभी का सम्मान करें, ठीक है, सभी मनुष्य मिलकर एक दूसरे के साथ आदर के साथ रहें, आदर के साथ व्यवहार करें, संप्रदाय की उन्नति के लिए सभी संप्रदाय मिलकर आपस में काम करें, एक दूसरे को सुने समझें। और देवताओं का प्रिय जो राजा है वो ये चाहता है कि सब अपने धर्मों में ही अनुरक्त हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे का उपकार या अपकार जैसी जो चीजें हैं वो न करें, सबको सुनते रहें और अपने मन में अच्छा व्यवहार बनाए रखें। तो ऐसी आशा जो है अशोक 12वें शिलालेख में करता है कि जो संप्रदाय हैं उनके बीच में सहिष्णुता होनी चाहिए और विभिन्न संप्रदायों के बीच जो टकराहट है
वो टकराहट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है क्योंकि इसमें वह कलिंग विजय की चर्चा करता है। इसमें युद्ध विजय के बदले धम्म विजय पर बल दिया गया। हालांकि युद्ध तो पहले हो गया था, लेकिन जब युद्ध हो गया उसके बाद जब वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसका जो मुख्य मोटिव है वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध के बजाय धम्म विजय पर बल दें, है ना, हम युद्ध न करें, उसके बजाय धम्म को बढ़ाने पर हम बल दें। इसमें यह भी कहा गया है, इसमें ब्राह्मण और श्रमण जो है इनका भी वर्णन हुआ है और पड़ोसी राज्यों की चर्चा भी इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि देवानंपीय ने अपने समस्त सीमावर्ती राज्यों पर विजय पाई है, जो लगभग 600 योजन तक के क्षेत्र में है। इसमें निम्नलिखित शासकों की चर्चा की गई है, जैसे यूनान का शासक एंटीयोकस, उसे 4 पड़ोसी शासक जिनमें टालेमी, एंटीगोनस, मगस, अलेक्जेंडर और दक्षिण में चोल, पांड्य और श्रीलंका, और साथ ही पितनिकों के साथ आंध्रवासियों और परिंडावासियों आदि की चर्चा वो करता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब आप ये न समझें कि वह विजय का मतलब है कि युद्ध विजय की बात कह रहा है, ऐसा नहीं है। अशोक जो है वो धम्म विजय पर विश्वास करता है और यही समझाने की कोशिश करता है कि धम्म विजय से बड़ा और भी कुछ नहीं होता। ठीक है, इस 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध में जो लोग मारे गए, जो लोग जो है गिरफ्तार किए गए, जैसे मैं इसमें आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। ठीक है, लगभग इतने ही लोगों को निर्वासित किया गया, 1 लाख लोग जो है वो मारे गए और कई ज्यादा लोग इसमें गायब हो गए और या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, है ना। उसके बाद वह कलिंग देश की जो रक्षा है उसका प्रण लेता है और जीत पर पश्चाताप करता है, जीत पर पश्चाताप करता है। और यह अभिलेख में लिखा हुआ है, अभिलेख में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि यह देवताओं को प्रिय कलिंग की जीत पर पश्चाताप है और देवताओं का प्रिय यह देखकर बहुत दुखी होता है कि किसी नए देश की विजय करते समय कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों को कैद किया गया। ठीक है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ कि उसको देखकर उसका जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है और वो कहता है कि ये सोचकर और भी दुख हुआ कि वहाँ भी ब्राह्मण और जो श्रमण है ना, और दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, गृहस्थ हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, ये सब जितने भी हैं उन सबको बहुत दुख पहुंचा इस पूरी युद्ध से। और इसी के साथ साथ जो बड़े बूढ़ों की सेवा, माता पिता गुरुजनों की सेवा, मित्रों परिचितों सहायकों संबंधी आदियों की सेवा जो है वो होनी चाहिए। इस विजय के उपलक्ष्य में ये होना चाहिए कि इन सब की हम सेवा करें, इन सब के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये सारी चीजें हम करें, ये होना चाहिए। ठीक है, न कि ये होना चाहिए कि हम युद्ध में ही लगे रहें या युद्ध में ही हम जुड़े रहें। वो इसके साथ ये भी कहता है कि हमें एक दूसरे के संप्रदाय, इसमें संप्रदाय की भी बात हुई है कि हम एक दूसरे के संप्रदाय का सम्मान करना चाहिए, उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, उस पर कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी बात वो 13वें शिलालेख में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 13वां जो शिलालेख है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये जो राजा थे, ये सभी राजा जो है वो धम्म का पालन करते थे। धम्म का पालन मतलब कि जो अशोक ने समझाया उसका पालन ये किया करते थे और कई राज्यों ने या राजाओं ने इसको अपना लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रथम कोटि के अंतर्गत राजा जो है वो अपने 13वां शिलालेख में उन लोगों का भी उल्लेख करता है जो उसके विजित राज्य में रहते थे जहाँ उसने धर्म प्रचार किया था, जैसे कि यवन, कंबोज, नाभाग, नामपक्ति, भोज, कंधार, आटविक राज्य, पत्नीक, आंध्र, परिंद और अप्रांत। ठीक है, इन राज्यों की भी चर्चा करता है और इनको भी जीत लिया गया, मतलब इनके साथ विजय का काम कर लिया गया। विजय मतलब कि धम्म विजय। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जो 14वां अभी शिलालेख है इसको देखते हैं कि ये जो है थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि लेखक की गलतियों के कारण कुछ अशुद्धियां हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें और भी बातें मिलती हैं कि बहुत संक्षेप में है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि मेरा राज्य जो है वो अत्यंत विशाल है, इसमें बहुत से लेख मैंने लिखवाए हैं, आगे भी लिखवाऊंगा, ऐसी बात वो करता है। और इसमें कुछ मधुरता के साथ बारंबारता कुछ बातें लिखी गई हैं जो उन बातों का अनुकरण किया गया हो, ऐसा हमको देखने में मिलता है। संभव है कि यहाँ पर जो लिपिकार है, वही वाली बात, यहाँ पर जो लिपिकार है वो लिखते समय समझ नहीं पाया और अशुद्धियों को जन्म दे दिया होगा। इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त शिलालेख मिले हैं जिसमें कि प्रथम अतिरिक्त शिलालेख है
जो धौली का है, धौली, ठीक है। ये तौसली संपा क्षेत्र के अधिकारियों को संबोधित करते हुए अशोक के द्वारा ये घोषित किया गया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा प्रांत में ये स्थित है धौली का। इसके बाद एक और शिलालेख मिला है जिसको द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख बोलते हैं। ये जौगढ़ में है, जौगढ़ ये भी उड़ीसा में है। और यहाँ पर हमको सीमांत वासियों में धर्म प्रचार की चिंता व्यक्त की गई है कि इनके बीच हम धर्म प्रचार कैसे कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको शिलालेख यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद हमको जो है कुछ लघु शिलालेख मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिले, इसके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रूपनाथ, रूपनाथ कहाँ पर है, तो रूपनाथ जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सहसाराम बिहार में स्थित है। भाबरू ये बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी से मिलता है जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। सिद्धपुर ब्राह्मी के ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चात ही आता है। इसके बाद जटिंग रामेश्वरम, ये जटिंग रामेश्वर ये ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद है एलीगुड़ी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गोभी मठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान पर है। राजुल मंडगिरी ये आंध्र के कर्नूल जिले में स्थित है। अहरोरा ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। कंधार का द्विभाषी, द्विभाषी मतलब ये 2 भाषाओं में लिखा गया है। और इसमें अराई में की यूनानी का उल्लेख किया, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद है निगाली सागर अभिलेख, फिर है रुमनदी जो नेपाल में है, ये भी नेपाल में है, याद रखिएगा। जो कनक मुनि को संबोधित है वो इन दोनों में लिखा हुआ है। इसके बाद सुवर्णगिरी अभिलेख मिलता है। और इसके बाद 17वां है कि रानी का अभिलेख जिसमें स्त्री धर्म महामात्र अधिकारी का उल्लेख मिला। और अशोक की प्रधान रानी जिनका नाम है करुवाकी, इनका उल्लेख भी है जो तीवर की माँ थी। ये उल्लेख हमको इन 17 जगह से प्राप्त अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। जो लघु शिला लेख हैं उनमें हमको ये जानकारी मतलब कुछ जानकारी मिलती है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये सब क्यों जरूरी है, पहली बात तो ये, तो भैया ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन बन सकता है। और जो रिटर्न आपको जो मेंस में जो आपको उत्तर लिखना है वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अशोक का गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या मास्की जो है ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं, तो इनको आप जरूर नोट कर लेंगे। तो लघु शिलालेखों में क्या लिखा हुआ है इस बात को हम समझेंगे। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये शिलालेख क्यों लिखे गए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये शिलालेख क्यों लिखे गए। तो ये इसलिए लिखे गए ताकि चिर स्थायी हो सके, ठीक है। चिर स्थायी का क्या मतलब है कि ये लंबे समय तक टिके रहें और लोग इन्हें पढ़कर समझकर ये जान सकें कि मैं उन्हें क्या बताना चाहता था और मैंने उन्हें क्या बताया है, ठीक है। तो ये जो है मुख्यतः अशोक के व्यक्तिगत जीवन यानी धर्म से संबंधित है। पहली बात आप ये समझिएगा, व्यक्तिगत जीवन और धर्म से संबंधित है और धर्म के विषय में ही हमें ये ज्ञान कराते हैं। इनमें जो है सबसे मुख्य वो सुवर्णगिरी लघु शिलालेख, इसमें रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा की गई है और यह चपड़ के द्वारा लिखित है। चपड़ एक लेखक है, उसके द्वारा लिखित है। इसके बाद अगला अभिलेख है वो है रानी लघु शिलालेख जो कौशाम्बी में स्थित है। इसमें स्त्री अध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है ना, आईएमपी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि किस अभिलेख में स्त्री अध्यक्ष महामात्र की चर्चा की गई है, या कौन सा ऐसा लघु शिलालेख है जिसमें रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव और जो मेंस की जो एग्जाम है दोनों का काम आपका हो जाएगा। इसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी की चर्चा है जो उसके पुत्र तीवा या जिसका नाम है तीवर, ठीक है, उसकी माता है। और ये इलाहाबाद स्तंभ लेख पर अंकित है। इसके बाद एक बराबर गुफा अभिलेख भी है, ठीक है। ये गुफा के अंदर लिखा हुआ है जिसमें ये बात कही गई है कि अशोक ने बराबर की गुफा आजीविकों को दान में दी और अशोक ने अपने राजारोहण के 12वें वर्ष में खलातिका पर्वत की गुफा आजीविकों को दे दी थी। और इससे ये भी ज्ञात होता है कि प्रियदर्शी राजा के राजारोहण के 19 वर्ष हो गए थे। मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आजीवक हैं, जैन संप्रदाय के लोग हैं, उन संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए किसने गुफा बनवा कर दी, तो अशोक ने बनवा कर दी थी। किस पर्वत पर बनवा कर दी, तो वो पर्वत का नाम है खलातिका पर्वत। और ये भी पता हो आपको चलेगा कि राजारोहण के किस वर्ष यानी 12वें वर्ष उसने ये किया था। इसके बाद जो है अगला है कंधार द्विभाषी अभिलेख, इसमें 2 भाषाएं लिखी गई हैं।
एक यूनानी और एक अराइमेकी, और इसमें हमको मछुआरे और आखिर तक शिकार खेलना छोड़ चुके थे। ये बात हमको लिखी गई है कि अशोक भी ने भी छोड़ दिया था, और जो उसने धम्म को फैलाया, तो उस धम्म का प्रभाव ये हुआ कि मछुआरों ने, जो शिकारी हैं, उन शिकारियों ने अपना काम करना छोड़ दिया, मतलब जीव हत्या को छोड़ दिया था। इसके बाद अगला अभिलेख है भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। वो यहाँ पर भगवान बुद्ध को वंदनीय बातें भी कहता है, ठीक है। और यह अभिलेख सामान्य जन और कर्मचारियों के लिए नहीं था, बल्कि पुरोहितों के लिए था। इस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज कहा है, मतलब मगध का शासक, ऐसा उसने कहा है। और यह अभिलेख संघ को भी संबोधित करता है। और इस अभिलेख में अशोक ने राहुलोवाद सूक्त पर आधारित भिक्षु भिक्षुणियों और उपासक उपासिकाओं को शिक्षा और उपदेश दिया है कि आपको संघ में कुछ ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए, या संघ को भंग करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करने चाहिए। संघ जिस प्रकार से बनाया गया था, उसे ठीक वैसा ही बने रहने देना चाहिए। तो ये सारी बात जो है, ये भब्रू अभिलेख में हमको देखने को मिलती है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि भैया किस अभिलेख में संघ को संबोधित किया है, तो भब्रू अभिलेख में किया है, जो कि लघु शिलालेख है। इसके बाद अगला जो शिलालेख है वो है हमारा निगली सागर स्तंभ अभिलेख। इसमें ये वर्णित है कि देवानंद पी जो है वो अपने शासन के 14वें वर्ष में इस क्षेत्र का दौरा करता है, और उसने कनक मुनि, जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल के तराई प्रदेश में स्थित है, और पौराणिक बौद्ध माने गए हैं, ठीक है। तो पौराणिक बौद्ध जो है कनक मुनि, इनके स्तूप को इसने क्या करवाया था, दुगना या बड़ा करवाया था, ठीक है। तो ये हमको निगली सागर स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिली, हमने पहले ये सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। इसके बाद है रुमनदेही स्तंभ शिलालेख। इस अभिलेख में अशोक के राज्यकाल के 20वें वर्ष की बात कही गई है। इसे ये याद होता है कि अशोक ने शाक्य मुनि की जन्मभूमि मतलब लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी का दौरा किया था, और वहां उसने एक प्रस्तर अभिलेख स्थापित करवाया था पत्थर का, और उसने वहां भाग की राशि, मतलब जो कर की राशि है, उसे लगभग माफ कर दिया था, और कुल उत्पादन का 1/8 भाग कर दिया, और बलि कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो कर मतलब कौन सा, बलि कर जो है राजा को उपहार, वो माफ कर दिया, और उत्पादन का जो कर है वो 1/8 कर दिया। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालें तो 100/8 करेंगे तो जो आएगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा टैक्स का, जो किसानों से लिया जाता था। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, और उनके प्रति श्रद्धा दर्शाने के लिए उसने कृत्य किया था। इसके बाद जो अगला अभिलेख है वो है विच्छेद अभिलेख। इस अभिलेख में देवानम पी जो है वो कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के अधिकारियों को आदेश देता है कि वे बौद्ध संघ को पुतु शासित करने की कोशिश की गई है, और यह सारनाथ और सांची से भी हमको प्राप्त हो जाता है। विच्छेद अभिलेख मतलब कि इसमें यह बात कही गई है कि जो बौद्ध भिक्षु और जो भिक्षुणियां हैं, अगर ये ढंग से नहीं रहेंगे तो उन्हें उठाकर कहीं और सफेद वस्त्र पहनाकर रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको विच्छेद अभिलेख कहा गया है, ठीक है। अगला जो हमें प्राप्त होता है, अब ये तो क्या हो गए, ये हो गए लघु शिलालेख। इसके बाद उसके हमको स्तंभ शिलालेख भी मिले हैं, जो पत्थरों पर स्तंभ बनाकर लिख दिए गए थे। तो स्तंभ शिलालेख जो है वो उनकी संख्या 7 मानी गई है, ठीक है। स्तंभ शिलालेख कितने, 7 हैं, जो 6 भिन्न भिन्न भागों पर पाषाण स्तंभों के रूप में बनाए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप भूलना नहीं, इसे याद रखना है। पहला है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये सबसे बहुत प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। और दूसरा कि मध्यकालीन जो इतिहासकार हैं वो भी इसी से जुड़े हुए मिलते हैं। कैसे, कि मध्यकालीन इतिहासकार है शम्स ए सिराज, ठीक है। तो शम्स ए सिराज के अनुसार ये मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जो कि खिजराबाद के नाम से जाना जाता है, वहां के टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 बीच जो शासक था दिल्ली का, वो दिल्ली ले आया था। उसने इसे फिरोजाबाद के कोटला के ऊपर स्थापित करवाया था, और इसे फिरोज शाह की लाट कहते हैं, भीमसेन की लाट कहते हैं, दिल्ली शिवालिक की लाट कहते हैं, या फिर सुनहरी लाट कहते हैं, या ऐसे कुछ नामों से इसे जाना जाता है।
इसके बाद इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही लिखे हुए मिलते हैं। 7 कौन से? ये स्तंभ लेख जो है ना, इनकी संख्या कितनी? 7 है। तो ये 7 केवल किस पर मिलते हैं? दिल्ली के टोपरा वाले पर मिलते हैं, बाकी पर उल्लेखित नहीं मिलते हैं। अब पहली बार इसी की जो खोज है वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने, और इसका वाचन किया था अंग्रेजी में, और अनुवाद भी इसका अंग्रेजी में कर दिया था। और इसमें वो जो है देवानंद पी को तिस समझ बैठता है। इसके ऊपर दिल्ली में इसके ऊपर जो है चौहान शासक विग्रह राज चौथे यानी बिसल देव का नाम भी हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये दिल्ली का जो टोपरा स्तंभ लेख है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वो है दिल्ली का मेरठ स्तंभ लेख। ये पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसे दिल्ली में ले आया था। इसके बाद है लोरिया अर्राज, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसके बाद है रामपुरवा, ये चंपारण जिले में स्थित है। फिर है लोरिया नंदनगढ़, ये बिहार के चंपारण जिले में ही स्थित है। और इसके बाद अगला है हमारा प्रयागराज या इलाहाबाद का स्तंभ लेख। ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद में लाकर रखवाया गया था। और यहाँ से अशोक के अलावा समुद्रगुप्त के अभिलेख भी मिलते हैं, जहांगीर का अभिलेख भी मिलता है, और बीरबल का अभिलेख भी मिलता है। ये है मोस्ट आईएमपी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अशोक के साथ मध्यकालीन जो लेख हैं, मतलब अशोक तो है ही, अशोक के साथ में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति वो भी मिल जाता है ना, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जिसको किसने लिखा? हरिशरण ने लिखा था, हरिशरण ने इसको लिखा था। तो वो भी हमको यहाँ से मिल जाता है। जहांगीर ने जो लेख लिखा है वो भी मिलते हैं, और बीरबल का जो अभिलेख है वो भी हमको इससे प्राप्त हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होंगी उसके हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो स्तंभ लेख है उनमें क्या लिखा हुआ है ये हमको जानना जरूरी है। तो पहला जो स्तंभ है उसमें लिखा हुआ है कि अशोक यह घोषणा करता है कि कि धम्म मेरा सिद्धांत है कि धम्म के द्वारा रक्षा, प्रशासन का संचालन, लोगों का संतोष और साम्राज्य की सुरक्षा, ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, धम्म के द्वारा रक्षा होगी, प्रशासन चलेगा, लोगों में संतोष आएगा, साम्राज्य की सुरक्षा होगी। इसमें कहा गया है कि धम्म को अहलौकिक और परलौकिक सुख का माध्यम, ठीक है, इसको इसमें बताया गया है। और धम्म महामात्र जो है उसका उल्लेख भी इसमें हो जाता है। इसके बाद दूसरा और तीसरा जो अभिलेख है ये दोनों एक ही पर है। इसमें लिखा गया है धम्म की परिभाषा। ठीक है, वो पूछता है कियमचु धम्मे। ठीक है, तो कियमचु धम्मे जो है उसकी परिभाषा की गई है। और तीसरे स्तंभ अभिलेख में आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया गया है। पांचवें स्तंभ लेख में जीव हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है, जबकि छठे स्तंभ में हमको धम्म महामात्रों के ब्राह्मणों और आजीविकों के साथ लगे रहने का निर्देश दिया गया। सातवें स्तंभ लेख में केवल दिल्ली और टोपरा के स्तंभ लेख पर हमको पाया गया है, और इस स्तंभ लेख में जो है ये धम्म से संबंधित था। ठीक है, तो इनकी जानकारी ज्यादा नहीं, हमको थोड़ी बहुत याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये इससे जुड़े हुए ही हमको प्राप्त होते हैं। तो अगला जो चौथा स्तंभ लेख है उसमें हमको मिलता है रज्जुक नामक अधिकारी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है। ठीक है, डाउट क्या हो सकता है कि सर यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर भी हमने छठे और सातवें सारे लिख लिए, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है, लेकिन इसको आप याद कर लें तो ठीक है, अगर याद ना कर सके तो इसका डिटेल जो है वो भी मैंने इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो उसी को हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चौथे स्तंभ लेख में लिखा है कि रज्जुक नामक जो अधिकारी है उसकी शक्तियों का उल्लेख कर दिया है। वे न्याय करते हैं, वो दंड देते हैं। ठीक है, वो उस बात के लिए स्वतंत्र है। रज्जुक जो है ये आज के समय का जो पटवारी होता है ना, वैसा ही व्यक्ति होता था जिसके पास रस्सी जैसी चीज होती थी जो खेतों को नाप कर उस पर टैक्स वगैरह भी लगा दिया करता था। साथ ही इस अभिलेख में यह भी उल्लेख है कि जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उसको 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। ठीक है, और क्यों दी जाती थी? ताकि वो अपने पाप जो उसने किए उसका पश्चाताप कर सके और धम्म का अनुसरण कर सके। ठीक है, दंड समता और व्यवहार समता का उल्लेख भी हमको इसमें मिलता है, मतलब सभी लोगों के साथ जो दंड है वो बराबर होगा, और जो उनके साथ व्यवहार किया जाएगा वो भी बराबर व्यवहार किया जाएगा। पंचम जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने घोषणा की है कि पशु पक्षी अवैध हैं, मतलब पशु पक्षियों को बांधा नहीं जाएगा, उन्हें घेर कर नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ शिकार के लिए जंगल भी नहीं जलाए जाएंगे, और एक जानवर को दूसरे जानवर से लड़ाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जीव हत्या नहीं होगी, इसके लिए काम किया जाएगा। छठा जो अभिलेख है
उसमें अशोक जो है वो अपने राज्यारोहण के 12वें वर्ष में इसको उत्कीर्ण करवाता है और इसमें लोक मंगल के धम्म के पालन के संदेश दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि जो कोई इसका पालन करता है वह अनेक प्रकार से इसका विकास कर सकता है। और इसी में अशोक ने यह भी कहा कि मैं सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। सातवां अभिलेख जो आखिरी है उसमें कहा गया है कि रज्जुक नामक जो अधिकारी है वो क्या है, उसकी चर्चा मिलती है। और अशोक की यह घोषणा भी इसमें निहित है कि उसने धर्म प्रसार के लिए व्यापक कार्य किए हैं, वृक्ष लगवाए हैं और कुएं खुदवाए हैं। कुल मिलाकर एट द एंड अगर हम देखें तो अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए, मतलब शिलालेख लिखवाए, लघु स्तंभ लेख लिखवाए और स्तंभ लेख लिखवाए, इन सभी पर वो धर्म, अपने जीवन, अपने द्वारा दिए गए राज्यादेश, इन्हीं पर वो चर्चा करता है। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही ज्यादा आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांस थोड़े कम रहते हैं। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन यही बात पूछता है कि रज्जुक नामक जो अधिकारी है उसकी चर्चा किस अभिलेख में हुई है या किस स्तंभ लेख में हुई है, ठीक है, या फिर लोरिया नंदनगढ़ का जो अभिलेख है वो कहाँ स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ज्यादा नहीं, तो आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। इसमें कोई चीज समझने लायक अभी नहीं है, सीधे सीधे आपको ये बातें याद कर लेनी होंगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न, दो प्रश्न है। पहला कि अशोक के शिलालेख जो है वो किस प्रकार से मौर्य काल के ज्ञान के भंडार हैं, ये हमको समझाइए आप। और इसके बाद है कि अशोक के धम्म को समझने में शिलालेखों का क्या योगदान है। ये दोनों क्वेश्चन 125 शब्दों में आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे वीडियो का अंत। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि अशोक के बाद मौर्य शासन का क्या होता है और मौर्य शासन का पतन किस प्रकार से हुआ, उन सब बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई डाउट हो तो आप हमें डाउट सेशन में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।